नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से है और ये भी बहुत ही बेहतरीन सम है। ये देखो क्या कहता है। इट इज वेल नोन दैट अ रेनड्रॉप और a small pebble falls under the influence of a downward gravitational force and a opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined. Consider a drop of small pebble of mass 1 gram falling from a cliff of height 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meters per second. What is the work done by the unknown resistive force? तो पहले इसका डेटा लिखते हैं हम लोग। अब इस डेटा का समझो। डेटा समझने से पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि एक पेबल या एक स्मॉल ड्रॉप, एक ड्रॉप की बात करो पानी का या एक स्मॉल पेबल की बात करो, जब ये गिरता है तो गिरते वक्त एक तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है जो इसको नीचे की तरफ टान रहा है, दूसरा बायंसी फोर्स भी कह सकते हो। वो बायंसी फोर्स क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट भी देता है। बायंसी का भी नाम दे सकते हो। और भी बहुत से टर्म्स है, जैसे कि टर्मिनल वेलोसिटी भी होता है। टर्मिनल वेलोसिटी एक स्पेशल केस है, एक ऐसे वेलोसिटी का जो कि हम लोग स्टडी करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी क्लासेस बाद में, थोड़े चैप्टर्स बाद में, वहाँ पे ये टर्म हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पे ऐसा समझ लो कि जैसे ही हम लोग एक पानी को लेते हैं, एक पानी में अगर तुम लोग एक पेबल को डालोगे तो हवा में जिस स्पीड से गिरेगा, धीरे से जैसे ही वो पानी में चला जाएगा तो उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। वाई? वन ऑफ द फैक्टर इज बिकॉज ऑफ द बायंसी। नाउ बायंसी कहाँ कहाँ एक्ट करता है? जाहिर सी बात है, इट एक्ट्स वेयरएवर देयर इज अ फ्लूइड। और फ्लूइड सिर्फ पानी ही तो नहीं होता है, फ्लूइड पानी भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। एनीथिंग विच फ्लोज इज अ फ्लूइड। तो एयर में भी बायंसी होता है और इसी बायंसी की वजह से बादल आकाश में लटकते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होता, या फिर अगर ऐसा बायंसी का फैक्टर नहीं होता, तो क्या होता, हम लोग एक कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस से गिराते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो स्पेस से गिर रहा होता और एक्सेलरेट कर रहा होता 10 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, या 9.8 मीटर पर सेकेंड का अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेते हैं। अगर वो गिर रहा होता ऊपर से, तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते करते जब नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी इतना हाई हो जाएगा। इमेजिन करो वो कितना हाई एक्सेलरेशन कर रहा है, कितना ऊपर से गिर रहा है, इतना हाई एनर्जी आ जाएगा उसके पास, यानी इतना हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा उसके पास कि जैसे ही वो जमीन से टकराएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट कर देगा। वहाँ पे एक छोटा सा पेन भी अगर बोलो तो भी अगर गिरेगा तो इट विल जस्ट क्रिएट एन एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल टू अ ग्रेनेड। छोटा सा पेन की बात करो तो पेन के बदले अगर हम लोग 1 टन का, 100 किलो का एक कोई भी रॉड भी अगर लोहा से गिरा दे, स्पेस से गिरा दे, जहाँ सैटेलाइट्स रहते हैं, जो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर सकते हो, पोलर सैटेलाइट्स की बात करते हो, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, यहाँ ज़मीन से ऊपर की तरफ कोई भी सैटेलाइट से अगर कोई भी चीज़ ड्रॉप कर दे हम लोग, भारी चीज़, तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के इतना तबाही मचा सकता है पूरा एक शहर पे। बट ये होगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि एनी बॉडी या एनी थिंग्स विच फॉल्स फ्रॉम अबव टुवर्ड्स द ग्राउंड इज ऑलवेज अपोज्ड बाय अ फोर्स। अब ये कौन सा फोर्स, इसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे कुछ चैप्टर्स बाद, बट याद रखना ये इससे अपोज होता है। और ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो नीचे की तरफ गिर रहा है ये इन्फ्लुएंस में है, कौन अपोज कर रहा है, कौन साथ दे रहा है, ये नहीं बताया है, बट ये बोला कि ये इन्फ्लुएंस के अंडर है डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। यानी ये बॉडी जो नीचे जा रहा है ये इसको असिस्ट कर रहा है डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और अपवर्ड एक टाइप का रेजिस्टिव फोर्स दैट इज बी Fr, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो
व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स, यही है व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। तो इसने कितना वर्क किया इसको, इसका स्पीड को कंट्रोल करने में, यही हमारा सवाल है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि द नेट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से अब इसको छोड़ा गया तब इसके पास कोई एनर्जी रहेगा, फाइनली जब ये ग्राउंड पे रीच करता है तब इसके पास एक एनर्जी आ जाएगा, लेट दिस बी फाइनल एनर्जी, लेट दिस बी इनिशियल एनर्जी, ऑफकोर्स एक काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, दैट मीन्स इसको और डिटेल में लिखें तो ये लिख सकते हैं कि चेंज इन या वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर डेल, इसी को इस रूप में लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा और एडवांस लिखेंगे हम लोग कि डेल के चेंज इन के इज इक्वल टू वर्क डन, नेट वर्क डन, दैट मीन्स वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब हमारा काम है नेट काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये नेट काइनेटिक एनर्जी को निकालना और ये वर्क डन को निकालना। तो चलो निकालते हैं। तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चलो देयरफॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट मीन्स हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब ये जो ऊपर में था क्लिफ से फेंका जा रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं क्लिफ पे अगर हम लोग खड़े हैं तो यहाँ पहले से पकड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, दैट मीन्स इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 रहता है, दैट मीन्स दिस पोर्शन u इज इक्वल टू 0, सिंस वी नो दैट u इज इक्वल टू 0 therefore दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, हाफ mv², तो हो जाएगा हाफ m। मास ऑफ द पेपर हमारे पास दिया हुआ है, मास ऑफ द पेपर 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब हो जाता है हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ kg इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास है 50 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी अगर हम लोग फिक्स पकड़ लिए, रट फिक्स ग्राउंड, फाइनल ग्राउंड पे 50 मीटर पर सेकेंड है, तो सारे ऐसा यूनिट में है, और हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, और इसका वैल्यू हमारे पास इससे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 1.25 जूल, दिस इज इक्वल टू 1.25 जूल। ये आ गया डेल के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गया है। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क डन किया और रेजिस्टिव फोर्स ने क्या वर्क डन किया ये निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क डन किया, वर्क डन ड्यू अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो जाएगा mgh। mgh यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जरा इसको एक बढ़िया समझ लो। mgh क्यों कह रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ पर ये क्या होगा, वर्क डन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये क्लिफ के ऊंचाई पे, मान लो कि ये एक क्लिफ है ऐसे करके, या ऐसे करके मान लो एक क्लिफ है, यहाँ से चढ़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ से सीधा पेबल वो गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे इसका एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इफ दिस इज द हाइट h, तो इन दिस केस यहाँ पे रहेगा पोटेंशियल एनर्जी mgh और नीचे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 0। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल अगर कर दिए ui माइनस uf इज इक्वल टू mgh इन दिस केस, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन में इनिशियल माइनस फाइनल होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि वर्क डन ड्यू टू अ ग्रेविटेशन इज mgh। यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh, और वर्क डन ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, यही तो हम लोग को निकालना है। हाँ यही तो हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग ये चीज़ें पूरे यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास मिलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 1.25 जूल, 1.25 जूल विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स में जो वर्क डन किया गया है
इसको निकाल लेते हैं यहीं पे। चलो mgh मास कितना है हमारे पास 10⁻³ इंटू जी 10 पकड़ लेते हैं, 9.8 भी पकड़ सकते हो, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, 10 पकड़ लेते हैं। और हाइट कितना दिया था हम लोग का, हाइट है 1 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स की बात आ जाएगी यहाँ पे। 1 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1000 मीटर, और ये इससे ये कट जाएगा तो हम लोग को फाइनली ये आ जाएगा 10 जूल। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन इज 10 जूल प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 1.25 minus 10 joule. This will give us work done due to resistive force is 8.75 joule, और ये माइनस में रहेगा, माइनस 8.75 जूल। अब माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पता ही है, यहाँ पे निकाला जा रहा है हम लोग की वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स है, भाई बोल दे रहे हैं क्वेश्चन में, वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। दैट मीन्स हम लोग ये पूछ रहे हैं कि वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, तो 8.75 निकल के आ रहा है, माइनस इसका मतलब जाहिर सी बात है कि रेजिस्टिव फोर्स हम लोग कोई काम नहीं कर रहा है, हम लोग रेजिस्टिव फोर्स पे काम कर रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग रेजिस्टिव फोर्स पे काम कर रहे हैं तो 8.75 पॉजिटिव आएगा, और जब वही घुमा के पूछे कि रेजिस्टिव फोर्स ने कितना काम किया तो ये माइनस में आएगा, इसलिए ये माइनस का मतलब होता है। कहीं भी अगर हम लोग को ये वर्क डन माइनस में आ जाए तो मतलब समझ जाना कि वो काम वो नहीं किया गया, उस पर किया गया है, वो नहीं किया है कभी, बस यही मतलब होता है वर्क डन का नेगेटिव होने का। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस सम, दिस इज द आंसर, देख लो।